स्वागत है आपका हमारी क्लास 10th की ज्योग्राफी एनसीईआरटी सीरीज़ में। और आज हम लोग करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, बिल्कुल डिटेल नोट्स के साथ। मेरा नाम है विनायक कोहली, मैं हूँ टीजीटी एसएसटी केंद्रीय विद्यालय संगठन में। नवोदय विद्यालय समिति एग्ज़ाम में टीजीटी के अंदर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी और मुझे 9+ ईयर्स का टीचिंग एक्सपीरियंस है। ये मेरे प्यारे प्यारे होनहार छात्र। और चलिए हम बिना किसी देर से शुरू करते हैं हमारा चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। अगर आप इस बार बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जा रहे हैं तो आपके लिए फाइनल टच ये चैप्टर आपका होगा। आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी और एग्ज़ाम में आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। अगर आप DSSB, KVS, NVS, किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम या नॉन टीचिंग एग्ज़ाम जैसे SSC, UPSC के लिए भी ये चैप्टर आप लोग स्टडी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाली है। तो बिना और विलंब करे हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग? मैन्युफैक्चरिंग की डेफिनेशन को आपने याद रखना है। इट रेफर्स टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। देखो कीवर्ड्स को पकड़ा करो बेटा। प्रोडक्शन किसके? गुड्स की, इन लार्ज क्वांटिटीज़ आफ्टर प्रोसेसिंग रॉ मटेरियल्स इनटू मोर वैल्यूएबल फिनिश प्रोडक्ट्स। तो बहुत ही इजी है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या है? पहले तो हम किसको प्रोड्यूस कर रहे हैं? गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। किस में कर रहे हैं? लार्ज क्वांटिटीज़ के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। कैसे कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं। शुगर केन से शुगर बना रहे हैं, प्रोसेसिंग, ठीक है ना। प्रोसेस कर रहे हैं, किसको प्रोसेस कर रहे हैं? रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं इनटू मोर वैल्यूएबल फिनिश प्रोडक्ट्स, जो मार्केट में जाकर के सेल कर सके। एग्जाम्पल कॉटन है, कॉटन से आपका यान बनेगा, यान से आपका क्लॉथ बनेगा, कपड़ा बनेगा। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक और एग्जाम्पल मैंने आपको बता ही दिया। शुगर केन से आप बना सकते हैं शुगर, ठीक है। दिस प्रोसेस इंक्रीजेज द वैल्यू। क्या करती है ये? वैल्यू इंक्रीज करती है किसकी? रॉ मटेरियल्स की। एंड इज कॉल्ड वैल्यू एडिशन। तभी हम इसको क्या बोलते हैं? वैल्यू एडिशन बोलते हैं। भाई आपने डायरेक्टली एग्रीकल्चर से कोई चीज़ उगाई, फिर उसमें आपने वैल्यू एडिशन करा है, उसको प्रोसेस करा है आपने फैक्ट्री के अंदर, तभी तो वो एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनेगा। इसी को हम मैन्युफैक्चरिंग बोलते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग का इंपॉर्टेंस क्या है भाई? क्यों मैन्युफैक्चरिंग करनी चाहिए? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का इंपॉर्टेंस क्या है? मैन्युफैक्चरिंग इज़ द बैकबोन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। सबसे पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा कि भाई इकोनॉमी के लिए मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे आप मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर नहीं कर सकते। तो इसलिए मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए आपको फर्टिलाइज़र्स चाहिए, ट्रैक्टर्स चाहिए, इरिगेशन पम्प्स चाहिए। ये सारी चीज़ें फर्टिलाइज़र, ट्रैक्टर, इरिगेशन पम्प, ये कहाँ बनते हैं भाई? ये फैक्ट्री में तो बनते हैं। तो फैक्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इंपॉर्टेंट है। हेल्प्स इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी। और अगर आप एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करेंगे तो एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, जिस कारण से और मैन्युफैक्चरिंग होगी और एक साइकिल क्रिएट हो जाएगी। किसकी? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। मैन्युफैक्चरिंग से बेटा बहुत सारे लोगों को फैक्ट्रीज़ में काम मिलता है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट में काम मिलता है, बैंकिंग के अंदर, टीचिंग में। एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरिंग होगी, सामान प्रोड्यूस होगा, वो सामान को बेचा जाएगा, ठीक है। ये पूरी चेन के अंदर बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। इसके कारण पोवर्टी रिडक्शन होता है, रिड्यूस पोवर्टी। फिर तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेशनल इनकम। ऑब्वियसली भाई फैक्ट्री में प्रोड्यूस गुड्स होंगे, बिकेंगे, तो हमारी जीडीपी भी तो इंक्रीज़ करेगी। नेशनल इनकम, इट कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू जीडीपी एंड बूस्ट एक्सपोर्ट्स। हमारे देश से चाइना, देखो अब चाइना पूरी दुनिया का एक्सपोर्ट हब बन चुका है। इसी तरीके से इंडिया भी अगर अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दे तो हमारे भी, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को इंक्रीज़ करेंगे तभी तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे। और अगर हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो हमारे पास मनी ज़्यादा आएगी तो हम लोग एक रिच कंट्री बन पाएंगे, हम लोग अमीर बन पाएंगे। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। भाई इंडस्ट्री का ग्रोथ होगा मैन्युफैक्चरिंग के कारण, अर्बनाइजेशन होगा, शहर डेवलप करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ टाउन्स होगा नियर इंडस्ट्रियल एरियाज़, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, वर्ल्ड क्लास सिटीज़ बन पाएंगे, टाउन्स बन पाएंगे, स्मार्ट सिटीज़ बनेंगे। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं है कि भाई आज प्राइसेस बहुत ऊपर चले गए, बहुत नीचे चले गए। अगर मैन्युफैक्चरिंग हमारी रेगुलर होगी ना तो उससे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आएगी, इससे डिपेंडेंस हमारी कम हो जाएगी एग्रीकल्चर के ऊपर। क्लासिफिकेशन, ये बेटा बहुत ज़्यादा, इसको स्टार मार्क डाल लो। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़,
कि भाई इंडस्ट्रीज़ को कैसे क्लासीफाई करें, किस टाइप के इंडस्ट्रीज़ होते हैं। तो पहला होते हैं बेस्ड ऑन दी रॉ मटेरियल की बात हम कर लेते हैं। सबसे पहले एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज का काम क्या है, ठीक है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड होती है, तभी इसके नाम में एग्रो है। ये क्या करते हैं, प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं। तो ऐसी कोई भी फैक्ट्री जो प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं उसको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। जैसे कॉटन टेक्सटाइल, जूट। कॉटन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉटन कहाँ से ला रहे हैं, एग्रीकल्चर से ला रहे हैं, ठीक है। जूट कहाँ से ला रहे हैं, कॉटन कहाँ से ला रहे हैं, कॉटन प्लांट से। जूट कहाँ से लाते हैं, जूट प्लांट से। शुगर केन से। टी, बताइए हमें, टी को उगाते हैं। तो जो हम रॉ मटेरियल को, एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहे हैं इनटू फिनिश्ड प्रोडक्ट्स, वो हो जाएंगे हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। अगला हमारा हो जाएगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। तो पहली तो एग्रो बेस्ड हो गई, दूसरी मिनरल बेस्ड। तो वहाँ पे हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हम मिनरल प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे। यूज़ मिनरल्स एंड मेटल्स, एग्जांपल आयरन एंड स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम। ये सारी हमारी कौन सी इंडस्ट्रीज हो जाएंगी, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो जाएंगी। फिर ये तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया। ये किसी से क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन दी रॉ मटेरियल्स, ठीक है ना। हमने रॉ मटेरियल्स की बात करी कि भाई यूज़ क्या कर रहे हो आप, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट तो एग्रो बेस्ड, मिनरल प्रोडक्ट तो मिनरल बेस्ड। अब हम आ जाते हैं साइज़, बेस्ड अपॉन दी साइज़ ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़, कि भाई कितनी बड़ी है इंडस्ट्री, कितने सारे फैक्ट्री हैं। फैमिली बेस्ड है क्या, छोटी सी है, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज़ कर रही है। एग्जांपल इसका हो जाएगा हैंडलूम, ये हमारी कहलाती है कॉटेज इंडस्ट्रीज़। तो जो इंडस्ट्रीज़ फैमिली बेस्ड होती है कि थोड़े से लोग मिलकर, एक फैमिली के लोग मिलकर के या थोड़े से लोग काम कर रहे हैं, वहाँ पर ट्रेडिशनल मेथड्स का यूज़ हो रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी नहीं है, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्रीज़। और वहाँ पे इसका एक सबसे अच्छा एग्जांपल है हैंडलूम इंडस्ट्रीज़, यानी कि जो हाथों से कपड़े सिले जाते, बनाए जाते हैं, उसको हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ बोलते हैं। अगला हो जाता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़। अब ऑब्वियसली जो कॉटेज बेस्ड इंडस्ट्री तो बिल्कुल एक घर की इंडस्ट्री हो गई, एक घर में ही आपने थोड़ा बहुत आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो। उससे अगर आप बड़े स्केल के ऊपर कर रहे हो तो उसको स्मॉल स्केल बोलते हैं। यहाँ पे आप छोटी मशीनें यानी कि स्मॉल मशीन्स का यूज़ करते हो, लेकिन इन्वेस्टमेंट यहाँ पे भी लेस ही होती है, ठीक है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में कई शू इंडस्ट्रीज़ आ जाती हैं इसके अंदर, या पेन आ जाती हैं। मतलब ज़रूरी नहीं है, पेन लार्ज स्केल में भी आ सकता है, लेकिन मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर नेक्स्ट आती है लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री क्या होता है, जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी हैवी मशीनरी यूज़ होगी, लार्ज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत खर्चा करके आपको फैक्ट्री लगानी पड़ेगी। जैसे कोल्ड ड्रिंक्स की हो गई, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो गई, या फिर आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ हो गई, जहाँ पे बहुत हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, हैवी मशीनरी है, बहुत सारे लोग मिलके काम करें, लार्ज लेबर फोर्स है, उसको बोलते हैं लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़। अगला क्लासिफिकेशन होता है बेस्ड अपॉन दी ओनरशिप। क्या बोला मैंने, बेस्ड अपॉन दी ओनरशिप। ओनरशिप क्या होता है कि भाई इंडस्ट्री को ओन कौन कर रहा है, उसका मालिक कौन है, उसका मालिक कौन है इंडस्ट्री का, ठीक है, ओनरशिप। तो सबसे पहले तो हो गई प्राइवेट इंडस्ट्री, कि भाई कोई इंडिविजुअल या फिर कोई कंपनी मिलकर के इसको ओन कर रही है। जैसे टाटा प्राइवेट है ना भाई, टाटा एंड स्टील कंपनी। फिर अगली आ गई पब्लिक सेक्टर। पब्लिक के अंदर ही पता लग गया, ये गवर्नमेंट होता है बेटा। पब्लिक सेक्टर का मतलब है गवर्नमेंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़, ये गवर्नमेंट ओन करती है। इसका एग्जांपल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सेल के एग्जांपल सुने, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये क्या करती है, ये इंडियन गवर्नमेंट के लिए आयरन प्रोड्यूस नहीं करती, आयरन की चीज़ों को बनाती है। आयरन को मतलब ये स्टील को क्रिएट करती है, ठीक है ना। आयरन तो खैर मेटल हो गया, उसके अंदर हम लोग मैंगनीज मिलाते हैं, बाकी मेटल मिलाते हैं, निकल वगैरह, तो उससे हम स्टील क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी सेल जो होती है वो गवर्नमेंट की पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, और ये पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री है। फिर होती है जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्री। नाम से पता लग रहा है जॉइंट है, यानी कि ये पब्लिक प्लस प्राइवेट है, गवर्नमेंट भी है इसमें और प्राइवेट सेक्टर भी इन्वॉल्व है। फिर आ जाती है हमारी आखिरी कोऑपरेटिव। कोऑपरेटिव क्या होता है, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़, कि भाई कुछ लोगों ने मिलकर के कोऑपरेटिव फॉर्म कर लिया और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू कर दी। दीज आर ओन्ड बाय प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स, ठीक है ना। अब ये दोनों तरीके की ध्यान दे रहे हो बेटा, ज़रूरी नहीं है कि कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज सिर्फ प्रोड्यूसर्स की हो, तो ये प्रोड्यूसर्स की भी होती है। जैसे कि एग्जांपल अमूल का, कि मिलकर के, और सप्लायर्स की भी होती है। सॉरी, अमूल का एग्जांपल यहाँ पे दोनों में मिक्स हो जाएगा, क्योंकि अमूल प्रोड्यूस भी करता है और सप्लाई भी करता है। हालांकि अमूल जो होगा उसका बेस्ट, ये सप्लाई बेस्ड इंडस्ट्री क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्रोड्यूसर बेस्ड कोऑपरेटिव्स कौन से होंगे, जो लोग मिलकर के साथ में आए और उन्होंने कोई मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करी, उन्होंने कुछ चीज़ को प्रोड्यूस किया, इसलिए वो प्रोड्यूसर बेस्ड। सप्लायर बेस्ड क्या होता है, अमूल क्या करता है, अमूल एक सप्लायर बेस्ड इंडस्ट्री एग्जांपल है। अमूल क्या करता है, अमूल जो किसान होते हैं दूध उनसे लेता है, उसको थोड़ा सा प्रोसेस करता है, स्टेरिलाइज करता है और उसको सप्लाई करता है मार्केट के अंदर, इसलिए अमूल सप्लायर बेस्ड कोऑपरेटिव है,
ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अगला हम आते हैं मेजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर। हमारे देश में मेजर इंडस्ट्रीज़ कौन कौन सी है, ये भी स्टार मार्क डाल लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। सबसे पहले बेटा कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ऑब्वियसली रॉ मटेरियल यहाँ पे कॉटन ही है। फर्स्ट कॉटन मिल इंडिया में 1854 में बनी थी मुंबई के अंदर। तो ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1854 यानी कि 1857 की रिवॉल्ट हुई ना, उससे 3 साल पहले 1854 में ही मुंबई के अंदर फर्स्ट कॉटन मिल बन गई थी। मेजर सेंटर्स कहाँ कहाँ पे कॉटन इंडस्ट्री के, मुंबई में, अहमदाबाद में, कोयम्बतौर में और कानपुर में। कहाँ कहाँ मैंने बताया, मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतौर, कानपुर, यहाँ पे हमें कॉटन इंडस्ट्री मिलती है। मुंबई, अहमदाबाद, कोयम्बतौर, कानपुर। मुंबई इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। मुंबई इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पहली बात तो ह्यूमिड क्लाइमेट है, तो कॉटन यार्न के लिए अच्छा है। फिर यहाँ पे आपको पोर्ट फैसिलिटीज़ मिल जाएगी। पोर्ट क्या होता है, बंदरगाह, यानी कि यहाँ पे शिप्स आपको मिल जाएंगे। देखो फोटो बनी है शिप की, इमोजी यहाँ पे, तो आपको शिप्स मिल जाएंगे, यानी कि रेडीमेड आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। फिर लेबर, हर कोई मुंबई में है बेटा, तो मुंबई में लेबर बहुत इजीली अवेलेबल है। फिर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, तो मुंबई हमारी हाईटेक सिटी है, ट्रांसपोर्ट वहाँ पे अच्छा है, इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्री डेवलप अच्छे से हो पाई। तो ये 4 पॉइंट्स को बढ़िया से याद कर लेना, स्टार कर लो इसको, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम आते हैं प्रॉब्लम्स क्या है भाई। मुंबई के अंदर भी हम लोग देखते हैं, या मुंबई छोड़ो, कॉटन इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो कॉटन इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे देखने को मिलती है। पहला, पावर शॉर्टेजेस। हमारे देश में बिजली की, आपको ये चीज़ रियलाइज़ है कि नहीं कि बिजली की बहुत समस्या है बेटा इंडस्ट्री के लिए। बार बार बिजली जाने के कारण इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम आती है। ऑब्सोलीट मशीन, जो ऑब्सोलीट का मतलब होता है, ये ऑब्सोलीट शब्द का मतलब क्या है, इसका मतलब है पुरानी, पुरानी, कि भाई बहुत पुरानी मशीनरी है, बहुत पुरानी मशीनरी है, ऑब्सोलीट मशीनरी है। फिर तीसरा, कंपटीशन फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। देखो नायलॉन है, सिल्क है, ठीक है ना, इन सिल्क तो खैर सिंथेटिक नहीं है, लेकिन नायलॉन, रेयॉन, ठीक है ना, ये जो है नायलॉन हो गया, रेयॉन हो गया, इनके कारण, कंपटीशन के कारण हमारी आर्टिफिशियल या फिर सिंथेटिक फाइबर के कारण कॉटन इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होती है। अगले हम आ जाते हैं जूट इंडस्ट्री के ऊपर। अब हम आते हैं बेटा जूट इंडस्ट्री पे। जूट इंडस्ट्री मेनली हमारे देश में वेस्ट बंगाल के अंदर लोकेटेड है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्ट बंगाल जूट के लिए। बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल मिलकर के वर्ल्ड की हाईएस्ट जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं। हुगली नदी जो है ना, हुगली नदी, गंगा नदी, हुगली नदी, उसके किनारे हम लोगों को ये इंडस्ट्री डेवलप होते दिखती है। इसके लोकेशन के फैक्टर्स क्या हैं, मतलब ये हुगली नदी के किनारे वेस्ट बंगाल में ही क्यों मिलती है, तो इसका आंसर है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये प्रॉक्सिमिटी इसकी जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ में है। उसी एरिया में देखो बेटा, ये हमारा प्यारा भारत, ये बांग्लादेश हो गया, ये हमारा बंगाल हो गया, यहाँ पर आपको ये जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ मिल जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ के आसपास ही फैक्ट्रीज लगेंगे ना, इसीलिए प्रॉक्सिमिटी यानी कि क्लोज है किसके, जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज़ की। चीप लेबर, बंगाल में लेबर काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इसलिए लेबर ज़्यादा है, तो हमें मिल जाती है। रिवर वाटर अवेलेबिलिटी, पानी इजीली अवेलेबल है पूरा टाइम यहाँ पर, इन कारणों से, और पानी अवेलेबल है तो हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी भी बना लेते हैं वहाँ पर। वो यहाँ पे आपको पता ही है डेक्कन प्लेट्यू रीजन के अंदर हमें कोल, आयरन वगैरह भी मिल जाता है, तो इस सब के कारण हमें यहाँ पे जूट इंडस्ट्री हमारी अच्छी डेवलप हो जाती है। फिर इसके यूजेस क्या होते हैं, जूट किस लिए इस्तेमाल करते हैं भाई, बैग वगैरह बनाने के इस्तेमाल होते हैं, कारपेट वगैरह बनाने के लिए, रोप्स वगैरह, रस्सी वगैरह बनाने के लिए जूट का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम्स क्या, हमारे जूट इंडस्ट्री में क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले तो भाई हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश, उसके साथ हमारा बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है जूट के अंदर। फिर सिंथेटिक सब्स्टिट्यूट्स हैं, ऐसे जूट का सस्ता यानी कि चीपर सब्स्टिट्यूट्स हमें मिल जाते हैं, जो कि जिसमें मैंने बताया ना आपको, जो कि प्लास्टिक हो गया, ठीक है, सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है कि उसकी जगह यूज़, प्लास्टिक बैग यूज़ करते हो आप लोग, थैलियाँ वगैरह, जूट को कम इस्तेमाल करते हैं। आउटडेटेड मशीन्स, बहुत पुरानी मशीन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं आयरन और स्टील इंडस्ट्री पे। किस पे, आयरन और स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। ये बेसिकली इसको हम बेसिक इंडस्ट्री भी बोलते हैं। बेसिक इंडस्ट्री क्यों बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, स्टार मार्क डालो, एक क्वेश्चन आ जाएगा, वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्रीज। क्योंकि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बनाते हैं रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, क्या रॉ मटेरियल, आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या बनाएंगे, आयरन और स्टील बनाएंगे, रॉ मटेरियल बनाएंगे, किसके लिए, अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए, अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए लोहा बनाते हैं, इसीलिए वो बेसिक इंडस्ट्री कहलाते हैं। बेसिक हो गया ना, क्योंकि उन्होंने आयरन और स्टील बनाया बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए, इसलिए वो बेसिक इंडस्ट्री हो गया। इट फीड्स अदर इंडस्ट्रीज़, ठीक है।
रॉ मटेरियल क्या होता है भाई? आयरन और चाहिए, कोल चाहिए, लाइमस्टोन चाहिए, वाटर चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए, ये तो आपको पता ही है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं मेजर इंडिया के स्टील प्लांट्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा बेटा प्राइवेट सेक्टर के अंदर आ जाएगा टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, ठीक है ना, इसको हम टिस्को के नाम से भी जानते हैं, आज़ादी से पहले है ये जमशेदपुर के अंदर, ठीक है। फिर अगला आ जाएगा हमारा भिलाई स्टील प्लांट, ये कहाँ है? हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर बेटा, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है। फिर हमारा आ जाएगा रौरकेला स्टील प्लांट, ये ओडिशा के अंदर है रौरकेला स्टील प्लांट। अगला आ जाएगा दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये कहाँ पे बेटा? वेस्ट बंगाल के अंदर है दुर्गापुर स्टील प्लांट, ठीक है। मैप की मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा। प्रॉब्लम क्या है स्टील के अंदर? प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत हाई है, यानी कि बनाने के अंदर बहुत खर्चा हो जाता है, लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। फैक्ट्रीज़ के अंदर मशीनरी ज़्यादा काम करती है, लेबर का काम ही कम है, इसलिए लेबर की प्रोडक्टिविटी कम है। इरेगुलर सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स है, ठीक है ना, कभी तो हमारे पास आयरन थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है, कभी कम मिल जाता है, ये दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे बेटा ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री क्या है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री यानी कि जो कार, बाइक, स्कूटर, ट्रक, ये जितने भी ऑटोमोबाइल्स हैं ये सारे बनाते हैं। हमें इसके मेजर सेंटर मिलेंगे दिल्ली में, गुड़गांव में, पुणे में और चेन्नई के अंदर, ठीक है ना। अशोक लेलैंड वगैरह की फैक्ट्रियाँ देखो चेन्नई के अंदर है, दिल्ली के अंदर मिल जाएंगे, गुड़गांव, पुणे, ये सब में। प्रोड्यूसेस कार, ट्रक्स, बसेस, टू व्हीलर्स, मैंने आपको बता ही दिया। इंपॉर्टेंस क्या है भाई? एक तो इस इंडस्ट्री का बहुत जल्दी रैपिड ग्रोथ हो रहा है इंडिया में, ये एम्प्लॉयमेंट बहुत सारे लोगों को प्रोवाइड करती है और ये एक्सपोर्ट्स को बूस्ट करती है। आप गाड़ियाँ बनाओगे तो सिर्फ अपने लिए थोड़ी बनाओगे, एक्सपोर्ट करने के लिए भी बनाओगे ना, तो ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। नेक्स्ट हमारी इंडस्ट्री आ जाती है इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़। ये क्या भाई? आईटी इंडस्ट्री, इसको हम लोग शॉर्ट के अंदर आईटी इंडस्ट्री बोलते हैं, कंप्यूटर रिलेटेड, ठीक है ना। आईटी इसमें सॉफ्टवेयर भी आ जाएगा, कंप्यूटर रिलेटेड। मेजर सेंटर्स क्या इसके? बेंगलुरु, ऑब्वियसली पता ही है आपको, हमारा इंडिया का सिलिकॉन वैली, इसको हम क्या बोलते हैं? इंडियाज़ सिलिकॉन वैली। किसको बोलते हैं? बेंगलोर को बोलते हैं इंडिया सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली कहाँ है वैसे? यूएसए के अंदर है, ठीक है। लेकिन हमारे देश का सिलिकॉन वैली क्या है? बेंगलोर। यहाँ पर बहुत सारे सॉफ्टवेयर हब्स हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं। हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, ये हमारे सॉफ्टवेयर हब्स हैं, इसलिए हम इनको आईटी इंडस्ट्री का हब भी बोलते हैं। क्या प्रोड्यूस करते हैं? यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स मिल जाएंगे, कंप्यूटर्स बनाएंगे, ये सब चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में प्रिपेयर होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, इसका एग्जांपल बेटा इन्फोसिस है, इन्फोसिस हो गया, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो रहे हैं बेटा, ठीक है। विप्रो हो गया, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं आपके, ठीक है, ये आईटी इंडस्ट्री के। देन हम लोग आ जाते हैं लो पॉल्यूशन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। अच्छा हाँ सॉरी, ये जो हमारी आईटी इंडस्ट्री लो पॉल्यूशन इंडस्ट्री है, हाई फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स, यानी कि आपको इससे बाहर से पैसा बहुत कमा सकते हो आप, ठीक है ना। एम्प्लॉयमेंट टू एजुकेटेड यूथ, पढ़े लिखे लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। अब हम आते हैं हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, प्रोबेबली द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन पे। इंडस्ट्रीज़ के कारण एनवायरनमेंट को बहुत डिग्रेडेशन होती है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है, एनवायरमेंट को बहुत परेशानी होती है। सबसे पहले वाटर पॉल्यूशन। क्यों होता है भाई वाटर पॉल्यूशन? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम लोग डिस्चार्ज कर देते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं हम लोग, किसमें? नदियों के अंदर। तो रिवर्स के अंदर जब आप इंडस्ट्रियल वेस्ट को छोड़ दोगे तो नदियाँ ख़राब हो जाएंगी, इससे एक्वेटिक लाइफ को परेशानी होती है, जहर बन जाता है नदियों के अंदर, जिस कारण से बहुत सारे जानवर मर जाते हैं। अगला हमारा हो जाएगा एयर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन, फिर एयर पॉल्यूशन। फैक्ट्री से जो स्मोक निकलता है हवा को परेशान करता है, दिल्ली की हालत आप देख ही रहे हैं, इससे रेस्पिरेटरी डिजीज़ हम लोगों को देखने को मिल जाते हैं, सांस लेने की बीमारियाँ, रेस्पिरेटरी डिजीज़। तीसरा हो गया लैंड पॉल्यूशन। आप सॉलिड वेस्ट को ग्राउंड्स के अंदर डंप करते हो, बड़े बड़े पहाड़ बना दिए आपने, ठीक है ना, वेस्ट के। फिर हम देखते हैं नॉइज़ पॉल्यूशन, मशीनरी की आवाज़ों से बहुत नॉइज़ क्रिएट होती है, आवाज़ें बहुत होती हैं। तो अब हम इस एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल कैसे करेंगे? देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये कि इंडस्ट्री से जो भी वेस्ट वाटर निकल रहा है उसको आप सबसे पहले ट्रीट करो, ठीक है ना, उसको आप साफ़ करो, तभी आप नदियों में छोड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद क्लीनर फ्यूल्स। फ्यूल्स क्या होता है? ईंधन, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी या जो भी आप काम करने के लिए फ्यूल का यूज़ कर रहे हो, क्लीनर यूज़ करो ना आप, सीएनजी वगैरह को यूज़ करो या फिर हाइड्रोजन को यूज़ करो, ठीक है, सोलार को यूज़ करो, कोई ऐसे फ्यूल्स यूज़ करो जो क्लीन हो, पॉल्यूशन कम करें। इंस्टॉलिंग पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइसेस, ठीक है, फैक्ट्रीज़ में पॉल्यूशन कंट्रोलिंग डिवाइस की पॉल्यूशन कंट्रोल रहे। रिसाइकलिंग करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिसाइकल करो, एफॉरेस्टेशन करो, पेड़ उगाओ, ठीक है, ये तो हर जगह पॉइंट आ ही जाता है। नेशनल जूट पॉलिसी, यहाँ पे हमारे एक छोटा सा टॉपिक हमारी एनसीईआरटी में दे रखी है भाई, नेशनल जूट पॉलिसी हमने 2005 में बनाई थी कि इंडिया में जूट को हम लोगों ने प्रमोट करना है। क्या करना है? प्रमोट करना है, जूट को प्रमोट करना है, ठीक है। इट इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी। नेशनल जूट पॉलिसी का काम क्या था कि भाई
हमारा जो जूट है उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, यानी कि किसान उतने ही ज़मीन पे ज़्यादा जूट उगा सके। इम्प्रूव क्वालिटी, जूट का क्वालिटी को अच्छा करना है। इंश्योर फेयर प्राइस टू फार्मर्स, कि भाई जो किसान हैं उनको सही प्राइस के ऊपर सामान मिल सके। अब हम लोग ये देखेंगे कि हमारा जो ये चैप्टर है इसमें 5 नंबर के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। एक्सप्लेन क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, हमने देख ही लिया किस टाइप पे है, ओनरशिप के बेसिस के ऊपर है, रॉ मटेरियल के बेसिस के ऊपर है, साइज़ के बेसिस के ऊपर है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़, की भाई क्यों लोकेशन होती है, वाटर अवेलेबिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबिलिटी, लेबर अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, और रॉ मटेरियल अवेलेबिलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली हैं ऑलरेडी। फैक्टर्स कौन कौन से, पोर्ट हो गया, शिपिंग हो गया, ये सब चीज़ें। एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, हमने प्रॉब्लम देखी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या है, ओल्ड मशीनरी है, ठीक है, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट उतना नहीं हो पा रहा है, ये सब चीज़ें हमने देखी थी। लेबर की जो है क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं हम लोगों को मिल पा रही, ये सब चीज़ें हमने कॉटन इंडस्ट्री की प्रॉब्लम्स में देखा था। वाई आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री कॉल्ड बेसिक इंडस्ट्री, ये तो मैंने आपको अच्छे से बताया था, क्योंकि ये बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करती है, इसीलिए ये बेसिक इंडस्ट्री कहलाती है। देन एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, हमने देख लिया लैंड पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब पॉल्यूशन इस टाइप के हमने देख लिया। आई होप आपको ये चैप्टर हमारा समझ में आया होगा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़रूरी है बेटा, बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करोगे मेरे को मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, आपके लाइक्स नहीं आते हैं, लाइक्स करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मेरे को चाहिए इस वीडियो पर। शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो पढ़ाई करना चाहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं इस समय अच्छे से, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद।